नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। हालांकि इसके नोट्स जो है वो पहले ही आ चुके हैं। ये क्लास 12 सोशियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। आज इसके सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो कहता है निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है। समाजशास्त्री मीन्स होता है फिलोसफर। तो फिलोसफर इसमें से डार्विन नहीं है, क्योंकि डार्विन फिलोसफर नहीं थे, एक बायोलॉजिस्ट थे। एक डॉक्टर कह सकते हैं, बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने कई प्रकार के दवाइयों का निर्माण किया, दवाई का सिद्धांत दिया। तो इसमें आप कह सकते हैं कि डार्विन जो है वो समाजशास्त्री नहीं थे, फिलोसफर नहीं थे। अगला हमारा प्रश्न कहता है समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे किस देश के निवासी थे। जैसा कि चैप्टर मैंने आप सभी को बताया था, ये फ्रांस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें फ्रेंच फिलोसफर भी कहा जाता है या फिर फ्रांसीसी दार्शनिक कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि इसका उत्तर जो है वो फ्रांस है। अगला प्रश्न हमारा कहता है समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ। तो जहां पे इसके जन्मदाता जन्म लिए होंगे वहीं पे इसका भी जन्म हुआ होगा। तो ये जन्म हुआ था फ्रांस में 1839 में, याद रखिएगा। 1839 चैप्टर में मैंने डिटेल्स में बताया। इसको यदि आपने चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिए उसे। और अगला प्रश्न हमारा कहता है प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था। जो हमारे संस्कृति के हिसाब से जो हमारा इतिहास है, हमारे भारत देश का इतिहास है, वो 4 भागों में विभाजित है। वो 4 भागों के बारे में हमने पहले भी बातें किया था, अभी फिर से एक बार बता देता हूं। वो है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ये 4 वर्ण जो हैं वो हमारे इतिहास के हिसाब से। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। तो वो क्षेत्रीय तनाव, आपस में जो क्षेत्र के अंदर जो तनाव था, जो ईर्ष्या थी, जो लड़ाइयां थी, इसी कारण से भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन का कारण इसे देखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। 3 कालखंडों में भारत समाज के इतिहास को विभाजित किया गया है। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि उस समय हमने जॉन के बारे में पढ़ा था कि जॉन मिल जो थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है। लुई विर्थ, ये भी एक शास्त्री थे, फिलोसफर थे, ज्ञाता थे, आप कह सकते हैं समाजशास्त्र के ज्ञाता थे। लुई विर्थ ने कहा था कि नगरीयता जो है वो जीवन की पद्धति के रूप में देखी जाती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। ये रिजले किया था, ये भी एक प्रकार का फिलोसफर थे। इन्होंने ये बताया कि जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक जाति को दूसरी जाति को तरफ दिखाने के लिए या उनको समझाने के लिए इन्होंने, रिजले ने अपना यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता हैं मैकाइवर एवं पेज। देखिए ये 2 नाम है, मैकाइवर का भी एक लंबा चौड़ा नाम है और पेज का भी एक लंबा चौड़ा नाम है। यहाँ पे दोनों के शॉर्ट नाम दिए हुए हैं, आप इन्हें एक नाम नहीं समझिएगा। सोसाइटी नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो मैकाइवर एवं पेज थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। तो इस सीमांत मानवता या सीमांत मानव की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमेशा रॉबर्ट ई पार्क का नाम आता है। रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत मानव की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो गांव का सर्वांगीण विकास, अपने गांव का विकास करना ही सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने की मुख्य आधार क्या है। तो व्यवसाय की प्रकृति। एक गांव या फिर आप कह सकते हैं गांव के अलावा जो शहर होता है वो कैसे एक दूसरे से अलग होता है। तो यहाँ पे अपने काम काज के कारण अलग होता है। गांव में हमारा ज्यादातर खेती होता है, पशुपालन होता है या फिर छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन शहर में बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती है। तो ये हमारे नगर और गांव को विभाजित करती है, अलग अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय समाज में सामाजिक स्थितिकरण की बुनियादी आधार क्या है। तो वो जाति है। जाति के बारे में मैंने आपको चैप्टर में बड़े डिटेल से बताया कि जाति क्या होता है,
किस प्रकार की जातियां हैं, जाति का निर्माण कैसे होता है। तो अगर भारत के समाज में सामाजिक स्तरीकरण की अगर निर्धारण करने की बात आए तो वहां पे जाति आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, साम्राज्यवाद का प्रतिफल है। अगर उपनिवेशवाद को समझा जाए तो वो प्रतिफल है किसका, साम्राज्यवाद का। ये इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के एग्जाम में ये पूछा भी गया था, इसलिए आप इसे बड़े ध्यान से याद रखिए कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, तो वो साम्राज्यवाद का प्रतिफल है। अगला प्रश्न हमारा कहता है समाजशास्त्र के जनक कौन है, ऑगस्ट काम्ते। ये भी पिछले साल के एमसीक्यू में पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां तक आपको अगर समाजशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके जनक, उसके पिता किसे कहा जाता है, किसने उसका प्रतिपादन किया, कहां से शुरू हुआ, किस देश से हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें आपके लिए हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूं कि ऑगस्ट काम्ते फ्रांस के रहने वाले थे। इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी, 1839 में हुई थी, अगस्त काम्ते ही ने किया था। तो इस तरह से समाजशास्त्र के पिता और जनक दोनों के रूप में इन्हें ही देखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। बम्बई विश्वविद्यालय में, जो आज का मुंबई है वो पहले का बम्बई था। तो बम्बई विश्वविद्यालय में भारत में सबसे पहले आप कह सकते हैं कि यहाँ पे समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी पढ़ाना शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। ये इससे पहले के कई सारे बुक्स में भी आपको पढ़ना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या सोशियोलॉजी हो। तो क्रिप्स योजना या क्रिप्स आंदोलन, ये दोनों आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको 1942 ईस्वी में बताना है। अगला प्रश्न हमारा कहता है समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है, तो लैटिन एवं ग्रीक। ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे लैटिन रखता है और ग्रीक भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई, मतलब किस लैंग्वेज से इसकी शुरुआत हुई, तो आपको बताना है लैटिन एवं ग्रीक। अगला प्रश्न हमारा कहता है सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखा। सोसाइटी इन इंडिया जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, आपके बुक में फिर वही से सिर्फ और सिर्फ पेज और मैकाइवर दिया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे नाम को डाल दिया है कि चार्ल्स हंट पेज। पूरा नाम क्या है, चार्ल्स हंट पेज। जब भी मैं आपको पेज पढ़ के सुनाऊंगा इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि पूरा नाम है चार्ल्स हंट पेज। और मैकाइवर का है रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर। नाम बड़ा कंफ्यूजन होता है, इन लोगों का जो है अंग्रेजी नाम बहुत कंफ्यूज उत्पन्न करता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसे पेज और इसे मैकाइवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। देखिए भारतीय समुदाय की सबसे प्रथम विशेषता है अनेकता में एकता। बड़े बड़े अलग अलग जाति, धर्म, विशेष संस्कृति के लोग हमारे देश में रहते हैं, फिर भी ऐसा माना जाता है कि सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं, सब में भाईचारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगला प्रश्न हम देखते हैं मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहां से शुरू हुआ, तो ये न शहर से हुआ न नगर से हुआ, ये हुआ था गांव से। क्योंकि मानव समाज की अगर शुरुआती जितने भी हड़प्पा संस्कृति हो या मोहनजोदड़ो हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो, आपने इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ा है, तो कहीं से भी अगर आप उठा लेना इस टॉपिक को तो आपको नजर आएगा कि शुरुआत इनका जो है वो गांव से हुआ है, छोटे छोटे कस्बे से हुआ है। तो मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहां से है, गांव से है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, वह विभाजन क्या कहलाता है, तो वह विभाजन समुदाय कहलाता है। उस विभाजन को क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि समुदाय किसे कहते हैं, तो इसको मैंने चैप्टर में आपके लिए डिटेल से बताया, उसे जरूर देखें। अगला प्रश्न हमारा कहता है आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है। आर्थिक आधार पर अभी के समय में अगर आप समाज को देखते हैं तो वो नगरीय हो या ग्रामीण हो, तीन तरह के आपको वर्ग मिलेंगे जहां पे आर्थिक आधार पर समाज को विभाजित किया गया है, बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है, तो पूंजीवाद का। ये जो पश्चिम के देश थे ना, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ये सब इन्हीं का देन है, क्योंकि यहाँ पे पूंजीवादी, हालांकि रूस में नहीं चलता है। उपनिवेशवाद निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है, तो आप बताएंगे पूंजीवाद, क्योंकि यह पश्चिमी देशों में ज्यादा चलता था। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। ये बड़ा कॉमन सा शब्द है, जितने भी अभी हमारे भारत में आपको पुरुष देखने को मिलेंगे उनसे महिलाओं की स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। 1000 पुरुषों पे मात्र 914 स्त्रियां ही मौजूद है। मतलब अगर 1000 लोग मर्दों को खड़ा कर दो तो सिर्फ और सिर्फ 914 स्त्रियां ही बचती है, बाकी पुरुषों की शादी ही नहीं होती।
नहीं हो पाती है इनके साथ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? मैकाइवर एवं पेज। देखिए, जब भी मैंने आपको बोला था मैकाइवर का नाम लूंगा तो आप पूरा नाम समझ लीजिएगा, और पेज का नाम लूंगा तब भी आप इनका पूरा नाम समझ लीजिएगा। तो किसने कहा था कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो इसने कहा था मैकाइवर एवं पेज ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ज्यादातर लोगों का मानना है बाल गंगाधर तिलक। नहीं, यहाँ पे आपको राजनारायण बसु, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, लेकिन बंगाल में नहीं किया था, महाराष्ट्र में किया था। ये बात भी याद रखिएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन उनको क्लियर करके चलना है आपको। राजनारायण बसु जो थे वो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया था, प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? संघर्ष से जुड़ा हुआ है। कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिस्पर्धा किस चीज से संबंध रखता है, तो आप बताएंगे कि संघर्ष से संबंध रखता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोशियत शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। सोशियत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आप बताएंगे ये लैटिन भाषा से लिया गया है। आप इसमें ग्रीक नहीं लिखिएगा, क्योंकि ग्रीक भाषा से नहीं लिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ऑग बर्न के द्वारा लिखा गया था। ऑग बर्न के द्वारा सोशल चेंज नामक किताब की रचना की गई थी। इसके रचयिता का नाम है ऑग बर्न। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? मैकाइवर एवं पेज ने। यही तो ज्यादातर यहाँ पे आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही प्रख्यात है, इनके बहुत सारे पुस्तकें हैं, बहुत सारे थीसिस है, बहुत सारे इनके रिसर्च हैं, जिससे आपको यहाँ पे समाजशास्त्र में काफी मदद मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से सिंधु सभ्यता किससे जुड़ी हुई है? तो नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बड़े ही आधुनिक तरीके से अपने नगर को बसाया था। वहां पे भी बात नगर का है, नगरीय व्यवस्था थी उनकी। पूरा घर एक लाइन से बनाना, नाले को बनाना, स्नान घर बनाना, देवता के लिए पूजा पाठ का घर बनाना, तो उनका जो घर बनाने का तरीका था वो नगरीय सभ्यता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा, जो भारत के एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित कह सकते हैं, तो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम रखा गया अर्थशास्त्र। इकोनॉमिकल सिस्टम के ऊपर बुक लिखा गया था, इकोनॉमिक्स भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है अंग्रेजी शासक किस शताब्दी से आरंभ हुआ? अंग्रेजों के द्वारा जो शासन था हमारे यहाँ वो कब से आरंभ हुआ? इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कहीं पे आपको 15वीं शताब्दी दिखेगी, कहीं पे आपको 16वीं शताब्दी दिखेगी, और कुछ लोग तो कहते हैं जब सिराजुद्दौला से बंगाल में इनकी युद्ध हुई उसके बाद से अंग्रेजी शासन का हुकूमत आया, तब से मानते हैं। तो यहाँ पे अब बड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन अगर आप पुस्तक के हिसाब से देखें तो आपको 16वीं शताब्दी आपको देखना पड़ेगा। विकिपीडिया या गूगल करेंगे तो आपको 15वीं शताब्दी से ही बता रहे हैं। अगर आप 12th के बाद के बुक्स को देखेंगे, हिस्ट्री के बुक्स को देखेंगे, तो आपको वहां पे बताया गया है कि जब ये प्लासी का युद्ध हुआ ना सिराजुद्दौला के साथ, उसमें जब अंग्रेजों से ये हार गए या मारे गए, उसके बाद अंग्रेजी शासन का हुकूमत दिखाया गया। तो एक 17वीं बता रहा है, एक 16वीं बता रहा है, एक 15वीं बता रहा है। अब हम तो थे नहीं उस समय कि हम आपको क्लियर बता दें, हमने देखा नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे 16वीं शताब्दी है आपके बुक के हिसाब से। अगला प्रश्न हमारा कहता है फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? अगस्त काम्टे। अगेन रिपीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगस्त काम्टे को बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इस पूरे बुक के पिताजी के रूप में ये देखे जाते हैं, इसके फादर हैं ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं? सीमेल, ये भी एक प्रकार के अर्थशास्त्री है, या फिर आप कहिए फिलोसफर है, दार्शनिक है। तो यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, तो वो है सीमेल। ये इस साल के पिछले साल के एमसीक्यू में तो नहीं पूछा गया था, इससे सीमेल से रिलेटेड आपको 3-4 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आप सोच नहीं सकते। अगला प्रश्न है हमारा किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? ये बोगार्डस ने कहा था। बोगार्डस ने कहा था कि जो समाजशास्त्र है वो समाज के संबंधों के बारे में, इनके आपसी रिलेशन के बारे में बताता है, इनके नेचर के बारे में बताता है, इनके बर्ताव के बारे में बताता है।
अगला प्रश्न हमारा कहता है किसने कहा कि समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? ये मैकाइवर ने कहा था। पेज और मैकाइवर में यहाँ पे पेज हट गया है, अब सिर्फ मैकाइवर जो अलग दार्शनिक थे, इन्होंने कहा था कि समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? जॉनसन ने कहा। जॉनसन ने कहा था कि समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। अगला प्रश्न हमारा कहता है मानव समाज जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है? संस्कृति पर। समझने वाली बात है, उनकी संस्कृति अलग, मानव की संस्कृति अलग। अब आप जानवर की संस्कृति के साथ अपनी संस्कृति को जोड़ नहीं सकते ना। अब आप कुत्ते, बिल्ली, सांड, हिरण, हाथी, इन सब के साथ आप मानव को जोड़ नहीं सकते। इनके रहन सहन अलग है, उसके रहन सहन अलग है, हालांकि संस्कृति सब में होगी, उनका भी अपना तरीका है, हमारा भी अपना तरीका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदार राष्ट्रीयता का काल है, ये बीबीआई है, इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 बार से कंटिन्यू पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि चौथा बार भी पूछा जाए कि उदार राष्ट्रीयता का काल क्या है। तो 1885 से 1905 के बीच के अवधि को उदार राष्ट्रीयता का समय कहा जाता है। अगेन रिपीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 साल से लगातार एमसीक्यू में आ रहा है। उदार राष्ट्रीयता का काल किसे कहते हैं, या मतलब इनका टाइम पीरियड क्या है? तो आप बताएंगे 1885 से 1905 के बीच के पीरियड को हम उदार राष्ट्रीयता का समय कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के विचारों की भूमिका पर बल दिया? मैक्स वेबर ने दिया। मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन के विचारों के भूमिका पर बल दिया था। किसने? मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है? टॉनबी। टॉनबी। अगला प्रश्न हमारा कहता है सोशल चेंज शब्दावली जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। नाम रखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि इसमें जितने भी दार्शनिक है, जितने भी फिलोसफर हैं, वो आउट ऑफ कंट्री, हमारे भारत से अलग हैं। बहुत कम ही आपको हमारे भारत के लोग मिलेंगे। तो ये ऐसे ही नाम आते हैं, हर्बर्ट, फवर्ट, मैकालिस, पेज, पिन पेज, पता नहीं और भी बहुत सारे नाम होंगे ऐसे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया है? मैकाइवर एवं पेज ने। इन्होंने कहा कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, एक दूसरे के बीच में लोग उलझे रहते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, कोई भी समाज अगर आप निर्माण करते हैं या किसी भी समाज में आप रहते हैं, तो उस समाज में आपने गौर किया होगा कि लोग एक दूसरे से बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं, संबंधी होते हैं, आपस में प्यार बनाए रखते हैं। तो इन्होंने कहा यह सामाजिक संबंधों का जाल है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य है? अभी के समय में महाराष्ट्र है, मुंबई, वो सबसे ज्यादा डेवलप सिटी के रूप में देखा जाता है, दिल्ली से भी ज्यादा। दिल्ली भारत की राजधानी जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई मुंबई में है। वहां के लोग बहुत ज्यादा बिजी है, वहां की ट्रेनें बहुत ज्यादा बिजी है, वहां की लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, हालांकि हमें इतनी बिजी लाइफ में इंटरेस्ट भी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया। ये है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम 1800 के आसपास ही, 85 के आसपास ही इन्होंने, ये अंग्रेज थे, रिटायर्ड थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। आज बहुत सारे लोग देखते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब कांग्रेस में, लेकिन आपको बता दो कि ये रिटायर्ड अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं ई बॉर्कर। ई बॉर्कर के द्वारा ही नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन नाम की पुस्तक का रचना किया गया था, निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में से पहले भी आपने नाम सुना होगा, यही थे थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के वायसराय का विभाजन का घोषणा किया गया था। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए शुरुआत में जो ये था ना, वो दांडी यात्रा हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ,
भारत के बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ गए, दुनिया के मतलब भारत देश के अलग अलग कोने से लोग आते गए और महात्मा गांधी का हुजूम बढ़ता गया। इसी के बाद इसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन रख दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार क्या है? अर्थ के हिसाब से आधुनिक समाज में वर्ग संरचना को सर्वप्रमुख आधार माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? अनेकता में एकता, रिपीट है, इंपोर्टेंट भी है, ध्यान से समझ लीजिए कि भारतीय समाज की विशेषता की अगर बात की जाए तो अनेकता में एकता को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1885 में। ये रिपीट मैंने आपको पहले भी बताया था जब A.O. हुम के बारे में बता रखे थे, जब वो कांग्रेस के स्थापना करने वाले के बारे में बताया था कि 1885 में इसका निर्माण हो गया था और वो कोई भारतीय नहीं, रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? राजनीतिक अस्थिरता। यहाँ पे राजनीतिक पार्टी की स्थिरता नहीं थी, कोई एक बहुत अच्छा पार्टी नहीं था जो पूरे देश पे कब्जा करके रखता। इनके अंदर खुद ही अस्थिरता थी, अलग अलग पार्टियों आती थी, बनती थी, बिगड़ती थी, टूटती थी। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पहले आपको भारतीय मिलेंगे जहां पे आपको भारतीय नाम सुनने को मिलेगा। ये थे श्यामा चरण दुबे, जिन्होंने क्या लिखा? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी लगभग एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। हालांकि भारतीय एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो पहली भारतीय है, ये पहले भारतीय हैं जिनका नाम आपको इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता के रूप में आता है। तो घुमा फिरा के इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो नाम याद रखिएगा, श्यामा चरण दुबे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा विस्तार में कौन सहायक था? योगेंद्र सिंह। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना करने में, ब्रिटिश की स्थापना करने में और विस्तार करने में योगेंद्र सिंह को इनका हेल्पर के रूप में माना जाता है, सहायक के रूप में माना जाता है। इस तरह से क्लास 12 का सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय समाज और एक परिचय, के इंपोर्टेंट एमसीक्यू जितने थे वो यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। आशा करता हूं कि जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू बताए गए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।